तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम बच्चों। वापस से आ चुके हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3 लेके। और उम्मीद है कि अगर हम नहीं थकते हैं तो इसको आज खत्म कर दिया जाएगा। लास्ट वीडियो तक में हमने पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पूरा ही पढ़ लिया है सब कुछ। और प्रोटीन के बारे में हमने ज्विटर आयन की कहानी पढ़ ली थी कि क्यों प्रोटीन जब एमिनो एसिड से बना होता है तो एमिनो एसिड एक ज्विटर आयन होता है। तो आज की कहानी स्टार्ट होगी टाइप ऑफ एमिनो एसिड और प्रोटीन से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी के इंतजार किए। तो प्रोटीन को प्रोटीन जो बना होता है बच्चों, एमिनो एसिड से बना होता है, जिसकी कहानी आपको यहाँ पे समझाई गई थी। सॉरी, प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो फाइनली वो हाइड्रोलाइज करके एमिनो एसिड बनाता है। और कई सारे एमिनो एसिड्स में जब पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो उन पेप्टाइड बॉन्ड से ही वो प्रोटीन बनाता है। आपको ये समझाया गया था कि जो एमिनो एसिड होता है उसमें NH ग्रुप होता है और उसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। इसमें बनता क्या है बेटा? इसमें बनता है ज्विटर आयन, मतलब NH3 पे प्लस चार्ज होता है और CO पे माइनस चार्ज होता है। वैसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे अगले एमिनो एसिड पे तो अगले एमिनो एसिड में भी अगले एमिनो एसिड में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा होगा। मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस चार्ज, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और जब एमिनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और उन पेप्टाइड बॉन्ड से पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं और वो फर्दर जुड़ के प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। तो एमिनो एसिड की हम बात करें बेटा तो एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया जाता है सबसे पहले उनके पोजीशन की बेसिस पे। तो आइए बात करते हैं। अल्फा एमिनो एसिड वो होते हैं जिसमें जो NH2 और COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप, वो सेम कार्बन से जुड़े हो, वैसे एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। जब एक कार्बन का डिफरेंस हो जाए, जिसपे NH2 जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन पे COH जुड़ा है, तो बीटा एमिनो एसिड हो जाता है। जब 3 कार्बन का डिफरेंस हो जाएगा तो गामा एमिनो एसिड हो जाएगा, और जब 4 का डिफरेंस हो जाएगा तो डेल्टा एमिनो एसिड हो जाएगा। तो NH2 और COH ग्रुप किससे जुड़े हैं उसके बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो 4 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, न्यूट्रल एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप और COH ग्रुप बराबर होते हैं। तो जब दोनों का नंबर बराबर होगा तो वैसे एमिनो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाते हैं। उसका एग्जांपल है ग्लाइसिन। बेटा एक एग्जांपल आप याद रखिएगा हमेशा न्यूट्रल एमिनो एसिड का, एसिडिक का और बेसिक एमिनो एसिड का। एसिडिक एमिनो एसिड वो कहलाता है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर एमीन के ग्रुप से ज्यादा हो जाता है, और उसका एग्जांपल है एस्पेरेटिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। और बेसिक तब होगा जब अमीन ग्रुप ज्यादा हो जाता है कार्बोक्सिलिक से, और उसका एग्जांपल है लाइसीन। एक एक एग्जांपल आपको तीनों के याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी आएंगे और एंट्रेंस एग्जाम में भी आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सॉरी इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड या बेसिक एमिनो एसिड। ठीक है, इसके बाद की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज आते हैं हमारे, प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कलरलेस और ओडोरलेस होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनका आयनिक कैरेक्टर हाई होता है और डाइपोल मोमेंट होता है, जिसका रीजन होता है कि ये ज्विटर आयन बनाते हैं। ज्विटर आयन बनाने के कारण इनका डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इनकी सारी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड के सिमिलर होती है ना बेटा। रीजन आपको बता दिया गया ऐसा क्यों होता है। अब अल्फा एमिनो एसिड की बात करें तो 2 टाइप के एमिनो एसिड्स आते हैं, एक एसेंशियल होता है और एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और उन्हें बाहर से लेने की जरूरत होती है, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो हम डाइट में नहीं भी लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब कुछ एमिनो एसिड्स की बात करते हैं, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक, एस्पार्टिक, ग्लूटामिन, अपार्जिम, थ्रियोनिन, सीरीन, सिस्टीन, मिथियोनिन, फिनाइलएलनिन। अब देखिए इसका नाम याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बस इस तरीके से याद करना है, हिल, टैप एंड MTV। इससे अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? H स्टैंड्स फॉर हिस्टिडीन, H स्टैंड्स फॉर बेटा
histidine, I stands for isoleucine, L stands for leucine, L stands for lysine, T stands for tryptophan, A stands for arginine, P stands for phenanthrene। इससे आपको कुछ एमिनो एसिड्स याद हो जाएंगे, बस इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। M stands for methionine, then T stands for threonine and V stands for valine। इस तरीके से आप कुछ एमिनो एसिड्स याद कर सकते हैं बेटा। तो ये तो आपको बता ही दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जिसके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ग्लाइसिन इज द ओनली एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एकमात्र है ग्लाइसिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड भी है, एक ही कार्बन इसमें पाया जाता है, तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स भी होता है। मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर एल एमिनो एसिड, लीवो ग्रुप के होते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो लीवो ग्रुप के होते हैं, एल एमिनो एसिड्स होते हैं। और 23 नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन की बात करते हैं तो ये कहानी तो आपको बता दी गई कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड से पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड के पॉलीमर ही आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको बता चुके हैं। एक एमिनो ग्रुप और दूसरे एमिनो ग्रुप के बीच बॉन्ड बनता है। एक एमिनो ग्रुप का कार्बोक्सिलिक रहेगा और दूसरे एमिनो ग्रुप का अमीन रहेगा। इनके बीच बॉन्ड बनता है और इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जैसा ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक था वैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड की कहानी यहां आपको बताई गई है। पेप्टाइड बॉन्ड के बेसिस पे 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं पेप्टाइड की वो 2 होते हैं, ट्राइपेप्टाइड में 3 होते हैं और पॉलीपेप्टाइड में n होते हैं, कोई फिक्स नहीं है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड 1 होते हैं, 2 लोग के बीच बॉन्ड बनता है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड 2 होते हैं, 3 लोग के बीच बॉन्ड बनता है। और इसमें n यूनिट्स हैं तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड n-1 होते हैं। मॉलिक्यूल इसमें 1 बनेगा, इसमें 2 बनेगा और इसमें n-1 ही बनेगा। तो जितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उतने मॉलिक्यूल ही बनते हैं। आगे प्रोटीन से यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स एक बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, कैटलिस्ट ऐसे केमिकल होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं पर खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है जिन्हें हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं और उनका कॉमन नेम है एंजाइम। ये जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और इनके 2 डिग्री सफिक्स में एज लगता है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेंगे, इनका स्मॉल अमाउंट ही चाहिए होता है और ये लॉक एंड की मैकेनिज्म के बेसिस पे काम करते हैं। लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, यहाँ पे ताला नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम आपको दिखा सकते थे। एक सेकेंड, आई गॉट इट। लॉक एंड की का मतलब बेटा ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फिक्स होते हैं कि कौन सा एंजाइम किस में लगेगा। आप देखिए ये अगर ये एंजाइम है और ये कंपाउंड है तो इसकी की ये चाबी लगेगी, दूसरी चाबी इसमें लगा के हम नहीं खोल सकते। तो इसीलिए इसी को कहा जाता है लॉक की मैकेनिज्म। इन्वर्ट शुगर को इन्वर्टेज कहते हैं, माल्टोज को जो एंजाइम होता है उसको माल्टेज कहते हैं, यूरिया का एंजाइम यूरिएज होता है, स्टार्च का एंजाइम एमाइलेज होता है। तो एंजाइम के नाम को पहचानने के लिए उसके नाम के बाद में एज लगता है। जैसे कि नॉर्मली लोगों का टाइटल होता है, जैसे मेरा नाम है आदेश तिवारी, सो हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वैसे ही एज टाइटल लगना बताता है कि वो एक एंजाइम है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस का एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है। आर आपका कॉम्प्लेक्स है, ई एंजाइम है। देखिए इस कॉम्प्लेक्स के जैसा एंजाइम होगा तभी वो जाके प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। आगे बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से हमें कई सारी डिजीज हो सकती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है डाइट में, क्योंकि हमारी बॉडी में ये ऑलरेडी बन रही होती है और ये हमें ऑप्टिमम ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। अब इसमें आपको याद करना होगा एंजाइम कितने कौन कौन से हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल है, कौन से वाटर इनसॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, उनका कॉमन नेम क्या है, उनसे कौन सी डिजीज होती है। तो वो डायरेक्टली हमने एनसीईआरटी से उठा लिया है बेटा। तो देखिए विटामिन की बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो ADE के होते हैं,
यहाँ पे दिया हुआ है ए रेटिनॉल होता है, और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है। देखिए सबके नाम लिखे हैं, ये नाम आपको याद करने हैं। बी के टाइप होते हैं, बी वन को थायमीन कहते हैं, बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी थ्री को नियासिन कहते हैं, बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, ये बहुत ही कम आता है, बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ये भी बहुत कम आता है, बी सेवन बायोटीन, बी नाइन फोलेट और बी 12 कोबेलामिन। आप जब दवाई लेंगे विटामिन की तो उसमें नाम दिया रहेगा। और सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। अब बात ये देखिए एनसीईआरटी से हमने डायरेक्ट उठा लिया है कि विटामिन कौन कौन से हैं, उनके सोर्स क्या है, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वीवीआईपी है ये आपको याद ही करना होगा, नाम के साथ उनका एक सोर्स और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज। डायरेक्टली हमने एनसीईआरटी से उठा लिया है, तो आपको अपने ये बुक्स में भी मिल जाएगा, आपको कहीं से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको डायरेक्टली मिल सकता है आपके पास, है ना बेटा। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है। अब ये होता कहाँ है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारी कोड होती है, और यही कोड कैरी करता है न्यूक्लिक एसिड, है ना बेटा। तो और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है सॉरी दो मेन न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। जो आरएनए होता है उसका शुगर होता है बीटा डी राइबोज, और जो डीएनए होता है उसका शुगर होता है बीटा डी, डी का मतलब क्या होता है बेटा, डेक्स्ट्रो 2 डीऑक्सी राइबोज। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, कहां देखा हुआ है, ग्लूकोज में, वीडियो नंबर 2 में, इसके पहले। उसमें से थर्ड कार्बन को जब रिमूव करेंगे तो बीटा डी राइबोज बन जाएगा, और अगर ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन से रिमूव करेंगे तो बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। ये इसका प्रिपरेशन का सिंपल सा तरीका है। अब ये जो होते हैं डीएनए और आरएनए, इनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस, इसको पता नहीं क्या कष्ट है बेटा, प्लस पेंटोस शुगर से, पेंटोस शुगर से बने होते हैं, और फॉस्फेट बॉन्ड से, फॉस्फेट बॉन्ड से बने होते हैं ये, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। बच्चों ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि जो एडेनिन एंड गुआनिन है दे आर 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं एडेनिन और गुआनिन के, ठीक है। ये आपको याद करना होगा कि एडेनिन और गुआनिन जो है उसके 9 मेंबर्ड रिंग है, और बाकी साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, इसके 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो एजी के 9 मेंबर्ड रिंग और यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन के 6 मेंबर्ड रिंग। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में थायमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। आरएनए में बाकी सारे लोग सेम रहते हैं, बस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना कि एडेनिन एंड गुआनिन आर 9 मेंबर्ड रिंग एंड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आर 6 मेंबर्ड रिंग, या 5 मेंबर्ड रिंग भी आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन अगर इग्नोर किया जाए तो, ठीक है। ये भूलिएगा नहीं बेटा, इसके क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको बताया कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन को यूरेसिल रिप्लेस कर देता है। जहां पे एडेनिन, गुआनिन क्या है बेटा, 9 मेंबर्ड, और बाकी सारे लोग 6 मेंबर्ड, ये नहीं भूलना है हमें। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों होता है। न्यूक्लियोसाइड सिर्फ शुगर प्लस पेंटोज बेस होता है, जैसा कि आपको यहाँ बताया कि डीएनए नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड से बनता है। तो अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर रहेगा तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और जब उसमें फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ जाएगा तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये बात आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी बेटा, है ना। चलिए, तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो C1 कार्बन से जुड़ा होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो शुगर प्लस बेस से C1 कार्बन से जुड़ा होता है,
और शुगर प्लस फॉस्फेट C5 कार्बन से जुड़ा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यहाँ पे बेस पहले कार्बन से जुड़ा होगा। आपको पायरान और फ्यूरान का स्ट्रक्चर बेटा याद होगा, उसमें C1 C4 लिंकेज, C1 C6 लिंकेज आपको बताया गया था। तो यहाँ पे C1 कार्बन से शुगर से बेस जुड़ा होगा, यहाँ से शुगर और बेस तो सेम कार्बन से जुड़ा होगा। देखिए शुगर और बेस तो सेम कार्बन से जुड़ा है, इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया है, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट 5वें कार्बन से जुड़ेगा, तो इसमें 2 जगह लिंकेज देखा जाएगा। ये डिफरेंस आपको याद करना है। न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट बॉन्ड ऐड करते हैं तो वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड, जो कि कहां ऐड होता है, कार्बन नंबर 5 पे, शुगर के। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड आपको बेटा पढ़ना भी नहीं है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी आपको नहीं पढ़ना है। डीएनए आरएनए के बीच के डिफरेंस को जानते हैं। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका शुगर होता है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज और इसका होता है बीटा डी राइबोज। इसमें जो बेसेस होते हैं वो एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। इसके बेसेस सारे सेम होते हैं, बस थाइमिन को यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है। दोबारा हम आपको बता रहे हैं एडेनिन गुएनिन 9 मेंबर्ड रिंग और बाकी सारे 6 मेंबर्ड रिंग है, ये आपको याद रखना होगा। ये कंट्रोलिंग होता है, हमारी बॉडी का पूरा कोड रखे रहते हैं, हमें हर तरह से कंट्रोल करते हैं। वो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसाइज करने के काम आते हैं। बायो में सर ने आपको पढ़ाया होगा। ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड का होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं इसके, मतलब एक स्ट्रैंड आपको दिख रहा होगा, एक 5' to 3' जा रहा है तो दूसरा 3' to 5' जा रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद आपको रखनी है, इंपॉर्टेंट बात, इसका एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम कुछ दिन में, कि गुएनिन और साइटोसिन जब भी रहेंगे तो उनके बीच 3 बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, जबकि एडेनिन और थाइमिन 2 बॉन्ड रखते हैं। मतलब जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां कौन है, एडेनिन और थाइमिन, और जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहां कौन है, गुएनिन और साइटोसिन, है ना बेटा। और आपको क्या बात भी और बताई गई कि एडेनिन और गुएनिन का ट्रिपल 9 रिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये 9 रिंग होगा और ये भी होगा 9 रिंग। तो एडेनिन और गुएनिन हमेशा 9 रिंग होते हैं, बाकी सब 6 रिंग होते हैं। एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, गुएनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। और अब आपके 12th में सिर्फ बचा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम इसी हफ्ते लाइव क्लास में खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। जय श्री राम, बाय बाय।